अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सरफराज है और मैं आज आपके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो किसी सब्जेक्ट के हवाले से नहीं है। आप सबको पता है, स्पेशली जो पंजाब के कैंडिडेट हैं उनको पता है कि 22 से आपके पास पीएमएस के एग्ज़ाम पीएमएस के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड मुझे तकरीबन 1 या 1.5 वीक से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, क्यूरीज़ आ रही हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने सोचा है कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूँ, कुछ चीज़ों का आपको एक जनरल सा एक आइडिया दे दूँ ताकि आप लोगों के पेपर में हेल्प हो सके। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है कि जाहिर सी बात है कि सबको नहीं पता था 8 अगस्त तक कि 22 को पहला पेपर है कि नहीं है। ठीक है जी। तो सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितने भी टीचर्स हैं, एकेडमीज़ हैं, ठीक है। इवन के पटिशन्स भी दायर हुई लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन वो सारी की सारी एक्सेप्ट तो हुई, लेकिन डिले नहीं हो सका एग्ज़ाम। ठीक है जी। आज ये एक रिव्यू पटिशन का डिसीजन आया तो कि जो कि ये है कि आपके एग्ज़ाम 22 से ही होंगे। तो ये कंफर्म है, श्योर है। अगर किसी के माइंड के अंदर कोई कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम 22 को नहीं है तो वो काइंडली इसको दूर कर लें। 22 को आपका पहला पेपर है जनरल नॉलेज का। ओके जी। अब कुछ मतलब जो सामने आ रही थी क्यूरीज, वो ये थी कि क्या हमें पीएमएस की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखें, इसका आंसर तो मैं नहीं दे सकता, ना ही मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप पीएमएस के एग्ज़ाम की तरफ जाएं या नहीं जाएं। देखिए, इसमें कुछ 2-3 चीज़ें हैं, आपको बता देता हूँ, शायद आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। नंबर 1 ये है कि पीएमएस और सीएसएस के अंदर जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि सीएसएस के अंदर आपके पास सीट्स ज़्यादा होती हैं, एटलीस्ट 250 प्लस आपके पास सीट्स होती हैं, 250 आपके पास होती हैं। ठीक है जी। पीएमएस के अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर मैक्सिमम सीट्स आपका 50 से 60 के दरमियान में होती हैं और जो कंपटीशन होता है वो नेक टू नेक चलता है। जैसे कि आपको पता है कि सीएसएस के अंदर भी सबसे ज़्यादा मेरिट जो है पंजाब के कैंडिडेट्स को होता है, उनकी ही एलोकेशन नहीं हो पाती। तो पीएमएस के अंदर भी सारा पंजाब का कैंडिडेट होता है, एक सीट्स बहुत कम होती हैं और कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा होता है। इस साल 31,110 के करीब स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आपके पास अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, जो कि 38,000 था, लेकिन कुछ 6-7 हज़ार के करीब बच्चों ने फ़ीस पे नहीं की तो उनका नाम नहीं है। अच्छा, तो इसके अंदर जो कंपटीशन है वो नेक टू नेक चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि पीएमएस के अंदर आपको 600 मार्क्स लेके सिर्फ पास नहीं होना, आपको अच्छा स्कोर करना है। जब मैं अच्छा स्कोर कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि 700 प्लस आपने जाना है, तब आपके चांसेस होंगे कि आप एलोकेशन की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ पीएमएस के अंदर बहुत देखा गया है कि एलोकेशन नहीं हो पाती। कितने मार्क्स से? 5 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, 2 मार्क्स से। वन ऑफ माई फ्रेंड जिनका 2018 में हुआ था, सॉरी 19 में हुआ था, वो 2 मार्क्स के साथ वो लोकल गवर्नमेंट में चले गए थे। अगर 2 मार्क्स उनके होते तो वो पीएमएस ऑफिसर यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट होते। ठीक है, तो कंपटीशन नेक टू नेक होता है, पॉइंट्स के अंदर भी स्कोर मैटर करता है। तो अगर तो आप ये सोचते हैं, समझते हैं कि आपकी इतनी तैयारी है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप पीएमएस की तरफ जाएं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि टाइम कम है, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, आप जस्ट अटैम्प्ट देना चाह रहे हैं, तो आप इसके बारे में एक दफ़ा फिर से सोच सकते हैं। लेकिन इट्स अप टू यू, आपका डिसीजन है। मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये आपको ही लेना चाहिए। नंबर 2 जो ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी एज का फैक्टर है। लेकिन अगर देखें, अगर आप तो आपकी एज 24, 25, 26 है, तो इसका मतलब आपके पास चांसेस हैं कि आप अपने बाद में भी अपनी अटैम्प्ट्स को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि पीएमएस ऑलमोस्ट हर साल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर भी ये पीएमएस होगा। उसकी वजह यह है कि साउथ पंजाब जो सेक्रेटरीट इन्होंने बनाया है, तो उसके लिए सेक्शन ऑफिसर्स की सीट्स भी नेक्स्ट ईयर इंक्लूड हो जाएंगी, और तो पॉसिबिलिटी यही है कि वो इसी में इंक्लूड होंगी। ठीक है जी। तो एक तो ये है कि जिनकी एज अगर यानी कि 27-28 हो चुकी है तो वो ऑब्वियसली इस अटैम्प्ट को ले लें। लेकिन अगर किसी की एज मौजूद है तो वो इसके बारे में सोच लें। जिससे आप लोगों का है, ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि कंपटीशन एक तो नेक टू नेक होता है। नंबर 2 ये है कि आपको स्कोर ज़्यादा करना है ताकि आपके चांसेस हो सकें एलोकेशन के। ओके जी। उसके बाद अब जो जाहिर सी बात है, स्कोर की बात को ही मैं आगे लेके चलूँगा। देखें, पीएमएस के अंदर ना आपके पास भाई 12 पेपर हैं, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि पीएमएस के अंदर ना आपको पर्टिकुलरली सीएसएस में भी होता है, लेकिन पर्टिकुलरली पीएमएस के अंदर आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स के अंदर 150 प्लस स्कोर करना है, या 150 ही स्कोर करना है। यानी कि 300 आप 2 सब्जेक्ट्स के अंदर लेंगे तो आपके चांसेस बनेंगे कि आप 700 क्रॉस करेंगे और आपकी एलोकेशन के चांसेस होंगे। ठीक है जी। तो ये है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? स्कोर, यानी कि आपने मार्क्स लेने हैं। तो मार्क्स आप किन सब्जेक्ट में ले सकते हैं? आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। उसकी एक रीज़न है कि देखें, वन बाय वन कर लेते हैं। जीके का पेपर हमेशा बहुत ट्रिकी आता है। पिछले साल 2019 के अंदर 4-1 हज़ार के करीब बच्चों को
उन्होंने जीके में फेल कर दिया। इंतहाई मुश्किल आपके पास उनका जीके था, यानी कि बहुत मुश्किल जीके था, आप इसको बोलें अनकन्वेंशनल आपके पास क्वेश्चंस थे, ठीक है जी। इस तरह की डेट्स पूछी हुई थी कि वो आपको सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको वो डेट याद हो। आप तुक्का मार रहे हैं तो आपका लग जाए तो अलग बात है, लेकिन वो डेट्स आपको याद नहीं रह सकती, ठीक है जी। नंबर 2 आपके पास ये है कि जीके का पेपर एक ये हो गया कि इसका आपको यानी कि इस तो जाहिर सी बात है, जब इतना मुश्किल पेपर है तो इससे 40 से 50, अगर किसी की बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग जीके है तो वो 50 से 60 के दरम्यान में स्कोर करेगा। तो इट मीन्स हुआ ये कि मोस्टली बच्चों के जो मार्क्स आएंगे वो 40 से 50 के दरम्यान में आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जीके को बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट ना होगा। ऐसे का आपको पता ही है सबको कि क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी डायमेंशन मुख्तलिफ होती हैं, किस तरह के, एक तो टॉपिक्स आपके पास कम होते हैं, नंबर 2 आवर्स का टाइम होता है, तो उसके अंदर ऐसे को कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसके अंदर भी आप स्कोर को बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, एक्सेप्शन हर जगह मौजूद होती हैं कि 50 से 60 या 60+ मार्क्स आ जाएँ, वो आ सकते हैं, लेकिन ये कि इसके अंदर भी स्कोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जो सब्जेक्ट आपको स्कोरिंग वाला है वो आपका कौन सा है, जिसमें प्रेसिंग कंपोजिशन, इसमें बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, आप इसके ऊपर मेहनत कर सकते हैं। नंबर 2 उर्दू, अगर तो मतलब किसी का मतलब, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नॉर्मली तौर पे बच्चों ने एफए के बाद उर्दू नहीं पढ़ी होती, ठीक है, तो हमारा उर्दू के ऊपर इतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती, तो इसलिए भी ये भी लो स्कोरिंग देखा जाता है। लेकिन जिनका उर्दू का बैकग्राउंड है, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, जिनका एक्सप्रेशन अच्छा है, वो इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 60 के करीब वो स्कोर ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं। इस्लामियात पे आ जाते हैं, अगेन मतलब यानी कि स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑब्वियसली है, सीएसएस के अंदर 60 से 65 के दरम्यान भी आते हैं, 70 के करीब भी आते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आप एक स्कोर ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो पेपर है वो पाकिस्तान अफेयर है। पाकिस्तान अफेयर पेपर ये सीएसएस से मुख्तलिफ इस तरह है कि इसके अंदर 20 मार्क्स की ना फिल इन द ब्लैंक्स होती है, जो कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। मतलब ये कि अगर आप दोनों फिल इन द ब्लैंक्स को ठीक फिल करेंगे, फिट करेंगे, तो आपको आपके पास मार्क्स मिलेंगे। तो ये बहुत ट्रिकी हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि डेट्स होती हैं और पर्सनालिटीज़ के नाम होते हैं, तो आपको नहीं याद रहता। बाज़ वक़्त आपको एक आता होता है, 2 नहीं आते, एक नहीं आता होता, तो आपको बाज़ वक़्त दोनों नहीं आते। तो ये जो 20 मार्क्स का जो पेपर जो क्वेश्चन होता है ना, ये बड़ा ट्रिकी होता है। नंबर 2 सीएसएस के अंदर 2016 से ऑनवर्ड जो पेपर आ रहा है पाकिस्तान अफेयर का, वो करंट अफेयर से रिलेटेड मिलता जुलता पेपर आ रहा है। तो क्या होता है, बच्चों के पास ना करंट अफेयर और प्रिपेयर अच्छा कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ से उनके काम आ जाता है, तो उनके क्वेश्चन 4 पूरे हो जाते हैं। यहाँ 4 क्वेश्चन निकालना का मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ 1947 से लेके 1857 से लेके 1947 तक, या फिर इसको प्रिसाइजली बोल लें तो फ्रीडम मूवमेंट जो आपके पास है, उसके अंदर आपके पास से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और वो पोर्शन अगर आपने तैयार किया हुआ है तो ही आप क्वेश्चन 4 अच्छे निकालेंगे, अदरवाइज़ नहीं निकालेंगे। तो एक इसमें भी यानी कि 50 to 60 जाना एक आपके पास एक चैलेंजिंग काम ज़रूर होगा। तो आपको इस चीज़ से सब पता क्या लगा कि अगर प्रेसिंग कंपोजिशन के पेपर में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसमें स्कोर निकाल सकते हैं, 70 के करीब आप स्कोर निकाल सकते हैं, 65 से 70 के दरमियान में आप स्कोर निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ उर्दू अगेन मैंने बताया कि जिनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, यानी कि जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, एक्सप्रेशन अच्छा होगा, उर्दू थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, की टच में रहे होंगे, तो वो इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर आप ये देखें तो कंपलसरी के अंदर स्कोर बहुत ज़्यादा लेना को मतलब यानी कि इतना आसान काम नहीं होगा। तो बचते क्या आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें हर पीएमएस के आप किसी भी एक पीएमएस ऑफिसर का स्कोर देखें, आप देखिएगा कि उनका ऑप्शनल के अंदर 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे कि उसने 150 को टच किया होगा, ठीक है जी। 2016 के एक टॉपर हैं गालिबन, शायद मुझे उनका नाम भूल रहा है, उनके नाम में डोगर आता है, मेहताब है, पता नहीं क्या नाम है उनका। उन्होंने अपने एक सेशन के अंदर भी ये बात की थी कि अगर तो आप 2 सब्जेक्ट्स को 150 का मार्क टच करवा सकते हैं तो आप पीएमएस के लिए एलोकेशन के लिए जाएंगे, अदरवाइज़ आपकी एलोकेशन बहुत रेयर हो जाएगी। ऑब्वियसली नसीब की बात है सबकी। तो अब आपने स्कोर कैसे करना है, मेरा जो इस वीडियो का मेन मकसद है वो ये है कि आपने स्कोर कैसे करना है। तो वो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा स्कोर करने क्या है, तो उम्मीद है आपको ये फ़ायदा होगा। देखें, क्योंकि 8 अगस्त तक बच्चों को पता नहीं था कि पेपर होने कि नहीं होने, तो अब हर कोई जो है ना मतलब जो अटैम्प्ट के लिए जा रहे हैं, तो उनका क्या है कि मतलब वो एक नॉर्मल सी एक सुपरफिशियल सी तैयारी कर रहे हैं, सतही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि वो ना जनरल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे अपने 4 या 5 क्वेश्चन को पूरा करने के लिए, ओके। अच्छा, तो अब आपने स्कोर ज़्यादा लेने के लिए आपने क्या करना है, आपने
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आपने जनरल क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने अगर आप स्कोर लेना चाहते हैं। देखें, अगर आपको पॉपुलेशन के ऊपर आपके पास सोशोलॉजी के अंदर क्वेश्चन आता है, आप कॉज एंड इफेक्ट लिख के और उसको आप पूरा कर देते हैं लाइक अ करंट अफेयर टॉपिक, लाइक अ पाकिस्तान अफेयर टॉपिक, तो आपको फेल तो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है 3-4 नंबर तो नहीं देगा, लेकिन आपको 16, 15, 17 ये नंबर भी नहीं देगा। जब तक आप उसके अंदर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं डालेंगे, जब तक आप उसको सोशोलॉजी का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, तब तक आपका नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड आपको इमाम दुर्खिम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इब्ने खल्दून पे आ जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर पे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब ये प्योर आपके पास किसका सोशोलॉजी का क्वेश्चन है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को सही अटैम्प्ट करेंगे तो चांसेस क्या होंगे, आपको 16 भी मिल सकते हैं, 17 भी, 18 भी। 20 मार्क्स का जो पूरा पेपर क्वेश्चन होता है, उसके अंदर जो एग्जामिनर माइंड में रखता है वो कहता है मैं मैक्सिमम 18 मार्क्स दूंगा। 18 मैक्सिमम उसके हैं, तो अब अगर आप गलती करते हैं तो 18 से कम करना शुरू करेगा। अगर आप एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को किसी भी पेपर का अगर आप उसको अच्छा अटैम्प्ट करते हैं तो आपको वो 18 तक भी दे सकता है, उससे कम आपको 16 भी दे सकता है, 15 भी दे सकता है, 14, वो आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के ऊपर है। लेकिन जब आप जनरल क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो फिर वो आपको जनरल ही मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जनरल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों ने अटैम्प्ट नहीं किया होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको वो फिर उसको क्या फीलिंग आएगी, उसको ये फीलिंग आएगी कि यार इस बच्चे ने सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं किया, तभी ये जनरल टॉपिक्स की तरफ जा रहा है और बस बचा के अपने 4 क्वेश्चन पूरा करना चाह रहा है। तो वो भी आपको बचा के आपको सिर्फ 50 नंबर देगा या 55 नंबर देगा, जिससे आपका गुजारा नहीं होने वाला। ओके जी। फिर एक और भी चीज़ के अंदर टेक्निकल पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा बच्चों ने सोशोलॉजी, सोशल वर्क और मास कम्युनिकेशन रखा हुआ है। तो जो जनरल टॉपिक्स अटैम्प्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए मसला क्रिएट हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। बी ब्रीफ एंड एक रेलिवेंट। देखिए, एक बहुत ही अजीब सी थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि पीएमएस के अंदर जितने ज़्यादा पेजेस लिखोगे उतने आपके मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा लोगों से जिन्होंने पीएमएस क्वालिफाई किया उनसे पूछ के आपको बता रहा हूँ कि आपके पास ना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव है नहीं। इसका मतलब है कि आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ओके जी। तो अगर आप 6 पेज का आपके क्वेश्चन करते हैं साइड्स का, तो 6 इंटू 5 आपके पास 30 पेजेस आप लिखने हैं एक पेपर में, दोबारा दो, यानी कि आप एटलीस्ट हर रोज़ आप 60 पेजेस आप लिख कर आएंगे, ठीक है। और ये 3 दिन कंसेक्टिव आपके पास चलेगी, तो आप तकरीबन 180 के करीब आप पेजेस लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप माइंड में ये सोच के जाए मैं एक क्वेश्चन 10 पेजेस का लिखूंगा, देखिए अगर किसी की हैंड राइटिंग तेज़ है, यानी कि बहुत लिख सकता है इतने वर्ड, तो इट्स ओके वो लिखे, लेकिन ये माइंड में नहीं लेके आना कि मैं ज़्यादा पेजेस लिखूंगा तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ब्रीफ रहना है, रेलिवेंट रहना है। ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर जो है वो 2.5 पेजेस पे दिया जा सकता है, लाइक मैप्स के जो क्वेश्चन, लाइक टेक्निकल जो क्वेश्चन है। तो आपको ज़रूर आपने 6 पेजेस लिखने हैं? बिल्कुल नहीं लिखने आपने। 2.5 पेजेस पे अगर आपका क्वेश्चन पूरा होता है तो दैट्स इट, आप उसको ब्रेक लगा दें वहाँ पे। वन ऑफ माई फ्रेंड स्कोर्ड 85 इन जोग्राफी इन 2018 CSS, एंड वट ही टोल्ड मी कि उसने कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो आपके पास आंसर था उसके 6 साइड्स नहीं लिखे थे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि टेक्निकल क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए, जो 3 और 4 पेजेस का क्वेश्चन बनता था उसने वो लिख दिए, एंड ही स्कोर्ड 85 मार्क्स। ओके जी। तो यहाँ से आपको ये बात पता लगती है कि टेक्निकल खास तौर पे जो पेपर था उसके अंदर आपने इररेलेवेंट नहीं होना बिल्कुल भी। डिस्क्रिप्टिव एंड जनरल टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जनरल टॉपिक्स ना उठाएं। सेम एसटी बात ऐसे के लिए भी कह रहा हूँ कि अगर कश्मीर के ऊपर टॉपिक आ जाए तो आपने यूँ नहीं है कि कश्मीर शुरू से लेकर एंड तक लिख देना है और आप समझेंगे कि ठीक हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ज़रा गौर से समझ के आपने अपने क्वेश्चन को पिक करना है। अच्छा, जो टेक्निकल टॉपिक हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर हैं, उनके ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल कि अब जो ज्योग्राफी का, ये मैंने ज्योग्राफी इसलिए लिखी है क्योंकि आपके पास ये मुझे एग्जांपल देने में आसानी है। फिजिकल ज्योग्राफी टोटली टेक्निकल पार्ट है आपके पास, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत ही रेयर क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके 6 पेजेस जाते हैं, अदरवाइज आप 4 to 5, 3 to 4 पेजेस के ऊपर, साइड्स के ऊपर आप आंसर लिख सकते हैं। ओके जी। ऑन दी अदर हैंड जब ज्योग्राफी का पार्ट 2 पेपर देखते हैं तो उसके अंदर आपके पास CPEC भी है, सार्क भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी है, पॉपुलेशन भी है, माइग्रेशन भी है, सेटलमेंट्स भी है, अर्बनाइजेशन भी है, इतने सारे इसके अंदर जनरल टॉपिक्स भी मौजूद हैं। तो अगर वहाँ पे आप जाएंगे, यानी कि जो पार्ट 2 है इसका, अगर आप उसके जनरल टॉपिक्स पे लेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास लेंथ भी आपकी एक्सपैंड हो जाएगी, आपको बड़ी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने पड़ेंगे जस्टिफाई करने के लिए, जिसके अंदर मार्क्स कटने के चांसेस ऑब्वियसली होंगे। अच्छा,
किसी भी टीचर को ये बताना हो कि आपको वो सब्जेक्ट आता है तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है ना, आप अपने एक्सप्रेशन से बताएंगे जब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जार्गन्स उसके अंदर यूज़ करेंगे। ओके जी। तो आप सोशोलॉजी आप अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो सोशोलॉजी के जो जार्गन्स हैं जब आप उनको इस्तेमाल करेंगे तब उसे पता लगेगा हाँ जी बच्चे ने मेरा सब्जेक्ट पढ़ा है, इसके साथ इंसाफ किया है। तो आप जार्गन्स को लाजमी यूज़ करें, जार्गन्स को लाजमी देखें। जनरल जो आपके पास जो सिंपल चाइल्डिश लैंग्वेज है उसके अंदर आप टेक्निकल क्वेश्चंस को या फिर आपके पास सोशल साइंसेज के पेपर्स को ना करें। ओके जी। उसके बाद अवॉइड शॉर्ट नोट्स। देखें ये बात ऐसे है कि अगर तो आपका क्वेश्चन नहीं आपसे मतलब यानी कि पूरे नहीं हो रहे तो आप इसकी तरफ जाएं, लेकिन कोशिश करें आप शॉर्ट नोट्स ना करें। उसकी रीज़न क्या है, देखें जो 20 नंबर का सवाल है ना उसके लिए मैक्सिमम जो एग्जामिनर के माइंड में होगा वो 18 मार्क्स होंगे, लेकिन जब आप शॉर्ट नोट अटैम्प्ट करेंगे तो उसके माइंड में 8 मार्क्स नहीं होंगे, उसके माइंड में होंगे 6 to 7 मार्क्स। मैं इसको मैक्सिमम दूंगा। तो अगर वो आपको 6-7 मार्क्स भी आपको देता है, यानी कि 6-7 मार्क्स भी देता है, तो आपके ओवरऑल मार्क्स कितने बनेंगे, 13 या 14। ऑन दी अदर हैंड अगर आप पूरा फुल लेंथ आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं 20 मार्क्स का तो उसके अंदर चांस आपके होंगे 16, 17 और 18। ठीक है जी। तो कोशिश करें शॉर्ट नोट ना करें, लेकिन अगर क्वेश्चन आपके पास नहीं है, कोई चांस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो ऑब्वियसली इसे अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के अंदर हमेशा मार्क्स के आते हैं, कम आते हैं। बुकिश लैंग्वेज यूज़ ना करें, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नॉर्मली तौर पे जो सोर्सेज है ना क्योंकि इतना कम टाइम है तो हर किसी ने एक जैसे सोर्सेज लिए होंगे। लाइक सोशोलॉजी की वही बुक चल रही होगी, सोशल वर्क की वही एक जहांगीर वर्ल्ड टाइम की छोटी सी किताब ले ली होगी, वही 3-4 चैप्टर पढ़ के, तो सबकी क्या होगी, लैंग्वेज एक जैसी होगी, बुकिश लैंग्वेज होगी। तो कोशिश करें बुकिश लैंग्वेज ना करें, अपने वर्ड के अंदर जार्गन को यूज़ करते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। देखें एक बात याद रखें, ये जो एक मिथ है ना कि इंग्लिश के पेपर के अंदर स्पेलिंग भी काम आते हैं, एक्सप्रेशन भी काम आते हैं, ग्रामर भी काम आती हैं, बाकी किसी पेपर के अंदर ज़रूरत नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी पेपर की आप रिपोर्ट देख लें, जो एग्जामिनर की है CSS के एग्जामिनर की, आप देख लें, उन्होंने हमेशा यही कहा हुआ है कि जार्गन इस्तेमाल नहीं किए, एक्सप्रेशन नहीं किए। इवन के एक रिपोर्ट में देख रहा था अपनी जोग्राफी के लिए, तो उन्होंने स्पेलिंग भी कुछ लिखे हुए थे कि बच्चों को अर्थक्वेक की स्पेलिंग नहीं आते। ठीक है जी। इस तरह करके उन्होंने लिखा भी होगा बाकायदा। तो स्पेलिंग, एक्सप्रेशन, ग्रामर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट के अंदर अच्छा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। तो ये एक मिथ है जो निकाल दें कि जी बस समझ आना चाहिए जी स्पेलिंग कुछ भी हो जाए। फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, आपके पास टेबल्स, ये क्या करते हैं, ये पिक्टोरियल, आपको इसको पिक्टोरियल बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, पढ़ने में आसानी हो जाती है। पूरा पेज पढ़ना हो नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक टेबल के अंदर अगर आपने वो सारा कुछ शो कर दिया तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। ये एक सिंपल सा रूल है। आप खुद भी जब देखते होंगे कि सपोज आप किसी भी फ्लो चार्ट या डायग्राम जब आप किसी की सर्च करते होंगे गूगल पे, तो आपको फ़ौरन से पिक्चर नज़र आती होगी, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा अच्छा अच्छा ये इस तरह करके है। तो आपको पूरा वही, अगर आपको वर्ड्स में पढ़ना पड़े तो आपको 1.5-2 पैराग्राफ पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आसानी पैदा करेगा ऑब्वियसली, तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे आपके। अच्छा, उसके बाद है जो हम डाटा इस्तेमाल करते हैं, आप मुख्तलिफ लाइक अब पॉपुलेशन के ऊपर अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं जो कि 2015 में पब्लिश हुई है, तो जितने भी स्टैट्स दिए होंगे वो 2015 के दिए होंगे, 2016 तक के दिए होंगे, तो वो ना आपके पास अथेंटिक नहीं माने जाएंगे। तो क्या करें, जब कोई भी इस तरह का टॉपिक हो, तो अगर आपके पास कोई पुरानी बुक है जो कि पुरानी पब्लिश हुई पड़ी थी, उसका नया एडिशन नहीं है, तो आप डेफिनेटली उसके सोर्सेज को रिव्यू करें, देखें कि आपके पास लेटेस्ट आपके पास डाटा मौजूद है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप लेटेस्ट डाटा नहीं लिखते तो इसका मतलब ये कि कोई भी आपको बुक या नोट्स मिली, आपने वहाँ से पढ़ लिया और आपने वो एक तरह से छाप दिया, ठीक है। तो जो आपने डाटा यूज़ करना है वो लेटेस्ट यूज़ करना है। उसके बाद देखें, अगर सोशल साइंसेज के अंदर ना आपके पास जाहिर सी बात है एक पेपर अटैम्प्ट करने की टेक्निक भी होती है, आप इंट्रोडक्शन भी हैं, बॉडी पैराग्राफ्स भी हैं, कंक्लूजन भी है उसमें। तो आपके पास जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है उसके ऊपर खास फोकस दें, खास तौर पे जब आप सोशल साइंसेज का पेपर अटैम्प्ट करने हो। मोस्ट ऑफ द टाइम के जो टेक्निकल क्वेश्चन अगर आ गया, जैसे जोग्राफी का आ गया या फिर कंप्यूटर साइंस का है, बॉटनी, जोलॉजी का, इस तरह का कोई सब्जेक्ट है, इनमें कभी कभी वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन सोशल साइंसेज के अंदर डेफिनेटली वो मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टॉपिक से डेविएट ना हो, इधर उधर की ना करें। जो चेक करने वाला आपके पास एग्जामिनर है उसने सारी ज़िंदगी पेपर चेक किए हैं, उसको आप पागल नहीं बना सकते। आप टू दी पॉइंट रहें, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। अब चाहे वो जवाब 2 पेजेस का है, चाहे वो 8 पेजेस का है, चाहे वो 6 पेजेस का है, तो टॉपिक से डेविएट ना हो। ये इन सब से अगर पूरी पूरी टिप दूँ तो आपको पास ये है कि टॉपिक से आपने डेविएट नहीं होना, क्योंकि लेंथ उसी टाइम बढ़ेगी जिस टाइम आप टॉपिक से डेविएट
होंगे, ठीक है जी। एक ये, दूसरा जब सब्जेक्ट को पढ़ें, अब तो जाहिर सी बात इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि आप इसको अंडरस्टैंड करें, लेकिन ये पॉइंट इसलिए लिखा है कि सब्जेक्ट की नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है, उस सब्जेक्ट की नेचर क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से उसके अपनी लैंग्वेज को मोल्ड करें, अपने एक्सप्रेशन को देखें। तो ये कुछ आपके पास कुछ टिप्स थी। उसके बाद आपके पास जैसे कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं मैसेज, तो मैंने इसलिए ये पॉइंट ऐड कर दिया है। देखें 35 मिनट आपके पास होंगे, ठीक है, 35 से जाहिर सी बात है 5-7 मिनट आप ब्रेन स्टॉर्मिंग भी तो करेंगे ना, तो यानी कि मैक्सिमम अगर मैं इसको कर भी लूँ तो आपके पास 40 मिनट है, लेकिन 35 मिनट आपके पास होते हैं, तो इसके अंदर आप 800 से 1000 वर्ड लिख लेंगे ज़्यादा, तो 6 to 7 पेजेस आपके पास होंगे, जो कि टाइम कॉन्स्टेंट को देखते हो 6 to 7 पेज आप लिख सकते हैं। तो इसी के अंदर आपने अपने आंसर को क्या करना है, एडजस्ट करना है। प्रायोरिटी ऑफ द क्वेश्चन मैटर इसका इस सेंस में है कि जस्ट सपोज आपके पास 4 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, 3 आपको अच्छे आते हैं, एक आपको अच्छा नहीं आता, तो क्या आप काम करें, आप पहले फर्स्ट बेस्ट करें, फिर सेकंड बेस्ट करें, फिर जो आपका फोर्थ बेस्ट है ना उसको आप थर्ड नंबर पे रखें, और जो आपका थर्ड बेस्ट है उसको आप लास्ट नंबर पे लेकर जाएं, ताकि जब एग्जाम में आपका लास्ट क्वेश्चन पढ़े तो एक अच्छे नोट के साथ वो क्या करें, ख़त्म करें। तो क्या होगा, 2 अच्छे क्वेश्चन करने के बाद ना एक साइकी सी बन जाती है कि यार बच्चे को आता है, ठीक है। तो क्या है, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर अगर वो आप गंदा क्वेश्चन आपका था, आपको 10 दे देता, तो वो उस चक्कर के अंदर कि यार मतलब पीछे वाला इतना अच्छा इंप्रेशन बना हुआ है, वो आपको 12-13 भी दे सकता है, तो 2-3 मार्क्स का फ़र्क पड़ सकता है। तो प्रायोरिटी ऑफ द क्वेश्चन मैटर्स अलॉट। लेकिन इसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं, अब किसी की स्पीड बहुत तेज़ है, किसी की स्पीड बहुत कम है, तो जिनकी स्पीड कम है ना तो वो तो 1 2 3 4 इसी के ऊपर जाएँ, लेकिन किसी की स्पीड अच्छी है, ठीक है, तो वो इस पे जाएँ 1 2 4 एंड 3। अगर 5 क्वेश्चन ऑप्शनल के तो 1 2 3 5 एंड 4, ओके जी। तो इस तरह करके आप इसकी तरतीब बना सकते हैं। प्रायोरिटाइज योर क्वेश्चन। देखें एक बड़ी चाइल्डिश चीज़ देखी जाती है, तो ये जो आउटलाइन आप बनाते हैं ना कि जस्ट सपोज के पॉपुलेशन एंड कॉज एंड इफेक्ट मैं बोलूँ, तो आप पहले आउटलाइन बना देंगे, पॉपुलेशन, कॉजेज, इफेक्ट्स, कंक्लूजन, या आपने एक पेज ले लिया, आपने ये सोचा कि यार चलो एक पेज तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, 1.5 पेज की आउटलाइन बनाते हैं बच्चे बहुत सारे, ये बहुत ही चाइल्डिश चीज़ है। आपने ऐसे के अलावा किसी पेपर के अंदर आउटलाइन को अवॉइड करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी आदत बनी हुई है, आप बनाते रहें, तो मैं आपको नहीं मना करूँगा, लेकिन ये कि मेरे हिसाब से आउटलाइन आपको नहीं बनानी चाहिए ऐसे के अलावा किसी भी पेपर के अंदर, ओके जी। अच्छा, ये आपके पास है, आपके पास ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि आपको मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ किस तरह के आपके पास क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास पेपर में आप पूछे जाते हैं वो ये लास्ट वाला है, रिमेंबरिंग। इसका मतलब क्या होता है, जो पुराने फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको जैसा आप रिकॉल करते हैं उनको आप लिख देते हैं, ये लेवल 1 है। नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेन आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट। आपको वो एक आइडिया दिया जाएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और आपसे उसे एक्सप्लेन करने को कहा जाएगा, नंबर 2। अब यहाँ से जो है ना आपके मोस्टली जो पेपर होते हैं ना वो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाली आपके पास फेज़ के अंदर होते हैं, अप्लाइंग के अंदर इतने ज़्यादा नहीं होते। इसका मतलब क्या है, यूज़ इन्फॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन टू आंसर क्वेश्चन और सॉल्व प्रॉब्लम। देखिए ये इतना मतलब डीप के अंदर आपके पास क्वेश्चन नहीं आता। कभी कभी किसी पेपर के अंदर आपके पास एनालिसिस पूछा जा सकता है, ठीक है, और उसके बाद इवेल्युएटिंग आपके पास बहुत कम होता है। इसका क्रिएटिव तो ना होने के बराबर ही होता है, क्रिएटिंग आपके पास होता है। तो यानी कि जो आपने आपका जो टारगेट होगा, यानी कि आप अगर 6 क्वेश्चन होंगे तो उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले फेज में होंगे, और 1-2 क्वेश्चन आपके पास, एक क्वेश्चन अप्लाइंग वाला होगा, और मे भी कोई एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास जो एनालिसिस का होगा। अदरवाइज ऊपर तक नहीं जाते, ठीक है, इतना लेवल वो नहीं पूछता आपसे कि इवेल्युएट करें, क्रिएट करें, आप इस तरह की कोई मतलब बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल क्वेश्चन कभी भी नहीं आता, ठीक है। तो ये एक टेक्सोनॉमी को समझने की कोशिश करें किस तरह आते हैं, इसी को मैंने इसमें भी एक्सप्लेन कर दिया है। रिमेंबरिंग, डिस्क्राइब, रिलेट, टेल, फाइंड। अंडरस्टैंडिंग, डिस्कस, आउटलाइन, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट। अप्लाइंग, यूज, इलस्ट्रेट, कंप्लीट, सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ कम ही जाएगा, लेकिन नीचे नीचे ही रहेगा। उसके बाद एनालाइज है, आइडेंटिफाई, कंपेयर, एक्सप्लेन, कैटेगराइज, ठीक है। तो इस तरह करके आइए। तो सबसे ज़्यादा जो कम क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्रिएटिंग एंड इवेल्युएटिंग वाले फेज के अंदर पूछा जाता है, 5th और 6th के अंदर, 4th तक पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपको बतानी थी। तो आप जो लोग आप में से अटैम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए बहुत 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 दुआएं, विश देम गुड लक मेरी तरफ से। तो तैयारी करें और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अटैम्प्ट देनी है नहीं देनी डिसाइड करें, ये नहीं कि लास्ट डे पे जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कि इस दफ़ा PPSC ने पहला पेपर जीके का रखा। आई डोंट नो व्हाई। जो समझ आती है बात वो ये है कि जीके का पेपर इतना आसान नहीं आने वाला। तो अगर तो आपकी तैयारी इस टाइम जीके की नहीं है तो और आप अटैम्प्ट भी देना चाहते हैं तो फोकस ऑन जीके, क्योंकि अगर आपका जीके पेपर अच्छा नहीं हुआ तो शाम को आपको पता लग जाएगा आपके 40 मार्क्स नहीं आए, आपसे 11 पेपर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है जी। तो आप ये पहला पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को, लेकिन क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि शाम को आपको पता लग जाएगा, बल्कि ये पेपर बैठे बैठे ही आपको पता लग जाएगा मुझे इसमें से 40 आते हैं कि नहीं आते। प्लस अगर नेगेटिव मार्किंग ना होती तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं थी। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो डेफिनेटली आपको इस पेपर को सीरियस लेने की ज़रूरत है। जीके मुश्किल आया था 2019 का, 18 का भी, और उससे पहले आपके पास 16 का भी। जीके कभी भी PMS का आसान नहीं आया। ठीक है जी। अगर कोई पेपर आपको मिला हुआ है और वो बहुत आसान आपको लग रहा है तो इसका मतलब वो फेक पेपर है। मैं आपको बता रहा हूँ जीके हमेशा से ही इसका ट्रिकी आता है, मुश्किल आता है। इसके अंदर उन्होंने फेल करने होते हैं। ऐसे के अंदर, जीके के अंदर, उर्दू के अंदर, इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चे फेल किए जाते हैं। पिछले साल तो सरप्राइजिंगली मास कम्युनिकेशन के अंदर 2-3 हज़ार के करीब, शायद ज़्यादा, पेपर 2 के अंदर 3-4 हज़ार के करीब बच्चे फेल हो गए। बहुत सारे मेरे दोस्त सारे सब्जेक्ट में पास थे, मास कॉम पेपर 2 के अंदर फेल थे। ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है, आप फॉर ग्रांटेड तो किसी भी चीज़ को नहीं ले सकते, किसी सब्जेक्ट को भी। लाइक किसी ने सोचा भी नहीं था कि आपके पास मास कॉम फेल होता होगा सब्जेक्ट, लेकिन पिछले साल उन्होंने फेल करके दिखाया, बहुत सारे बच्चों को फेल कर दिया जीके के अंदर। उसके बाद नंबर 2, 3 के ऊपर ऐसे में फेल किया गया, और फिर 4th के ऊपर उर्दू में फेल हुए बच्चे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। ओके, लास्ट आपको ये चीज़ बतानी थी कि कुछ बच्चों से मैंने कमिटमेंट की हुई थी कि मैं उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, मैं जवाब देने थे, लेकिन मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरा मोबाइल चोरी हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से मैं उनको जवाब नहीं दे सका। तो उसके बाद अब मैंने रिकवर कर लिया अपना फ़ोन। तो काइंडली अगर आप को किसी को मैंने जवाब नहीं दिया तो काइंडली मुझे व्हाट्सएप दोबारा कर सकते हैं मैसेज, मैं जैसे ही देखूँगा मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी। तो अपने सजेशंस हों, आपकी कोई क्वेश्चन हो PMS से रिलेटेड, तो 1 लाइन के अंदर काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत दुआएं आप सबके लिए। विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।